जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 9 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस, इनको आज हम डिस्कस करेंगे। उन्हीं क्वेश्चंस की बात होगी जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। तो अ, हम क्वेश्चंस की तरफ जाते हैं बेटा। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा 9.1, अंडर व्हाट कंडीशंस द टू सोर्सेज ऑफ लाइट बिहेव एज कोहेरेंट सोर्सेज। कि वो कौन सी कंडीशंस हैं जी जिसमें जो लाइट है इट बिहेव एज अ, जो लाइट के जो सोर्सेज हैं वो एज अ कोहेरेंट सोर्स अपना रोल प्ले करते हैं। तो जो उसकी कंडीशंस हैं जी वो ये हैं, द टू सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट इफ द सोर्सेज मस्ट हैव द सेम वेवलेंथ। कि जो सोर्सेज आप यूज कर रहे हैं उनकी सेम वेवलेंथ हो, जिसके लिए वी आल्सो यूज द वर्ड मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का वर्ड भी इस्तेमाल किया जाता है कि जो सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए, मतलब ये नहीं है कि डिफरेंट कलर्स की लाइट आप यूज करें, तो सेम वेवलेंथ हो। और दूसरा ये है कि द वेव्स एमिटेड बाय द सोर्सेज मस्ट हैव कांस्टेंट फेज डिफरेंस। कि वो जब ट्रेवल कर रही हैं, दोनों वेव्स ट्रेवल कर रही हैं, तो उनके दरमियान एक कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए। मतलब उसमें ये नहीं है कि अगर एक वेव जो है वो 0 डिग्री से ट्रेवल कर रही है, दूसरी 90 से, तो उसका 90 से चेंज होकर 180 डिग्री नहीं होना चाहिए। उसके दरमियान फेज एक फिक्स ही रहना चाहिए। जो इनिशियली अगर उनके दरमियान 90 का फेज डिफरेंस था, तो आगे भी वो 90 का फेज डिफरेंस ही रहना चाहिए। तो ये दो कंडीशंस यहाँ पे जैसे डिस्कस किए हैं कि दीज आर द कंडीशन फॉर कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है जी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हाउ इज द डिस्टेंस बिटवीन interference fringes affected by the separation between the slits of a Young's experiment, can fringes disappear? तो क्वेश्चन ये है जी कि क्या अगर हम जो है वो फ्रिंजेस के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो सेपरेशन है, अगर उसको इंक्रीज करते हैं, तो क्या उसकी वजह से जो है वो फ्रिंज के ऊपर जो है वो सेपरेशन के ऊपर जो सेपरेशन आती है डेल्टा वाई जिसे आपने कहा था, तो उस पर कोई इफेक्ट आता है और क्या फ्रिंजेस डिसअपियर हो सकती हैं? तो इसका आंसर ये है जी कि बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स फ्रिंज स्पेसिंग इज डिक्रीज्ड एंड वाइस वर्सा। ये इसका मतलब रिलेशन है, डेल्टा वाई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर डी। इसमें डी की हम बात कर रहे हैं कि जो डी है वो सेपरेटिंग डिस्टेंस है। अगर आप ये बढ़ाएंगे तो डेल्टा वाई क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, क्योंकि ये दे आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। ये कैपिटल एल क्या था, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन एंड स्लिट्स। और ये डी जो है ये सेपरेशन बिटवीन द स्लिट्स था। लैम्डा इज यहाँ पे वेवलेंथ है। तो इन तीन चीजों पे ये फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड करती है, जैसे डेल्टा वाई हम कहते हैं। तो डेल्टा वाई जो है वो इनवर्सली रिलेटेड है डी के साथ, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। फिर अगर आप डी कंटिन्यूअसली बढ़ाते जाएं, इंक्रीज करते जाएं, तो डेल्टा वाई इतना स्मॉल होता जाएगा कि एक टाइम आएगा कि वो ऐसे लगेगा कि दोनों फ्रिंजेस आपस में मिक्सअप हो गई हैं। ठीक है, काफी क्लोज हो गई हैं, तो वो मिक्सअप हो गई हैं। तो वहां पर हम देखेंगे कि जो फ्रिंजेस हैं वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो गई हैं, मतलब वो मिक्सअप हो जाएंगी। तो वो उनके उनके दरमियान सेपरेशन करना फिर पॉसिबल नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आएगा जी कि डी के साथ चूंकि इनवर्स रिलेशन है, तो डी बढ़ेगा तो डेल्टा वाई कम होता जाएगा। तो फ्रिंज स्पेसिंग यहाँ पे डिक्रीज करती है, तो ये इसका आंसर आ जाता है जी। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9.3, कैन द विजिबल लाइट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस, एक्सप्लेन। क्या विजिबल लाइट जो है वो इंटरफेरेंस फ्रिंजेस प्रोड्यूस करती है? तो इसका आंसर यस के साथ है जी कि बिल्कुल विजिबल लाइट जो है, वाइट लाइट जो है, इट प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंजेस। उसमें ये होता है कि चूंकि आप जानते हैं वाइट लाइट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स, तो हर कलर की एक अपनी इंटरफेरेंस फ्रिंज बनेगी, जो कि आमतौर पर हम जो होती है थिन फिल्म्स होती हैं, ऑयल की जैसे लेयर है, उसके ऊपर वाइट लाइट इंटरफेरेंस शो करती है। तो वो हर कलर अब डिफरेंट, जिस जगह से उसकी थिकनेस जो है वो ऑयल की लेयर के साथ उस कलर की वेवलेंथ मैच करेगी, उस जगह पे वो इंटरफेरेंस शो करेगा। ठीक है, तो ये मतलब आप यस के साथ आ गया जी। और वो आप एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें यहाँ पे, तो वो भी मेंशन कर सकते हैं कि जो ऑयल
की लेयर गिरी होती है अक्सर पानी के ऊपर, तो उस पे आपको कलर नजर आते हैं। वो कलर किस वजह से होते हैं? दैट इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ व्हाइट लाइट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी कि these patterns overlap to give rise a resultant diffused colored interference pattern। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है जी हमारा इसमें है वो यंग्स एक्सपेरिमेंट में वो कहता है जी कि अगर आप एक स्लेट को कवर कर देते हैं विद ब्लू फिल्टर एंड अदर विद रेड फिल्टर, व्हाट वुड बी द पैटर्न ऑफ द लाइट इंटेंसिटी ऑन द स्क्रीन। तो जी आपके साथ एक शुरू में बात अभी की थी मैंने कि इंटरफेरेंस के लिए जो पहली कंडीशन है कि लाइट मोनोक्रोमेटिक होनी चाहिए, मतलब सिंगल कलर लाइट होनी चाहिए। तो आप दो डिफरेंट कलर्स से को मिक्स करके उनसे इंटरफेरेंस प्रोड्यूस नहीं कर सकते। कि अगर एक वो कहता है जी कि एक स्लिट से ब्लू फिल्टर का मतलब है कि वहां से ब्लू कलर जा रहा है, दूसरा आपने रेड फिल्टर लगा दिया वहां से सिर्फ रेड कलर जा रहा है, तो दोनों जो हैं वो आपस में जस्ट आपको ब्लू और रेड कलर नजर आएंगे स्क्रीन पे, लेकिन कोई इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं होगा। नो इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन। रीजन क्या मैंने आपको बताई है कि ब्लू और रेड लाइट्स दोनों की चूंकि डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं। ठीक है। तो डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से यहाँ पर हम ये कंडीशन यूज कर रहे हैं कि इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो उसकी कंडीशन सेटिस्फाई यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है जी। ओके, इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है 9.5। 9.5 में क्या कह रहा है जी? 9.5 में वो कह रहा है कि एक्सप्लेन वेदर यंग्स एक्सपेरिमेंट इज एन एक्सपेरिमेंट फॉर स्टडिंग इंटरफेरेंस और डाइफ्रैक्शन इफेक्ट्स ऑफ लाइट। कि क्या यंग का जो एक्सपेरिमेंट है ये इंटरफेरेंस को स्टडी करने के लिए है या डाइफ्रैक्शन के लिए है? मेनली तो ये जो एक्सपेरिमेंट है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये परफॉर्म किया जाता है फॉर इंटरफेरेंस पैटर्न्स, लेकिन आप इससे डाइफ्रैक्शन के इफेक्ट्स जो हैं उनको भी स्टडी कर सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इट इज एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट दो इट इन्वॉल्व्स डाइफ्रैक्शन, मतलब इसमें डाइफ्रैक्शन भी इन्वॉल्व है कि जो स्लिट्स के एजेस होते हैं वहां से लाइट डाइफ्रैक्ट भी कर जाती है। डाइफ्रैक्शन का मतलब बेंड कर जाना, bending of light around the sharp edges। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि as the light passes through the slits it bends around the slit diffraction। ठीक है। वहां पर वो जो एजेस होते हैं वहां से ये बेंड भी कर सकती है। तो हम यहाँ पे दोनों तरह के इफेक्ट्स वैसे तो ऑब्जर्व करते हैं, मेनली फॉर इंटरफेरेंस है। ठीक है। तो आंसर इसका ये है कि मेनली दिस एक्सपेरिमेंट इज यूज्ड फॉर इंटरफेरेंस बट डाइफ्रैक्शन इफेक्ट्स कैन आल्सो बी ऑब्जर्व्ड। ठीक है। तो ये 9.5 का आंसर ही आ जाएगा जी। ओके, इसके बाद का जो क्वेश्चन है हमारा वो है 9.7 जो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से। वो कहता है जी कि कुड यू ऑब्टेन न्यूटन्स रिंग्स विद ट्रांसमिटेड लाइट, इफ यस वुड द पैटर्न बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑब्टेन्ड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। तो न्यूटन्स रिंग्स का एक टॉपिक हम लोगों का है जी चैप्टर नंबर 9 में। न्यूटन वहां पर हमने लाइट रिफ्लेक्ट कर रही थी एक ग्लास प्लेट से वापस आ रही थी, तो उससे न्यूटन रिंग्स बने थे जिसमें सेंट्रल स्पॉट डार्क था। ठीक है। सेंट्रल स्पॉट वहां पे डार्क बनता है। तो ट्रांसमिटेड लाइट से क्या डिफरेंस होगा? एक तो पहला तो आंसर ये होगा कि यस, न्यूटन्स रिंग्स जो है वो ट्रांसमिटेड लाइट से भी बनते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। अब ये डिफरेंट किस तरह से होंगे? आपने वहां पे देखा था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो चूंकि 180 डिग्री फेज शिफ्ट से आ रही थी, तो दरमियान में हमेशा डार्क स्पॉट बनता था। लेकिन जब आप ट्रांसमिटेड लाइट से डिस्कशन करेंगे तो इसका एग्जैक्टली ऑपोजिट केस आएगा, क्योंकि कोई फेस चेंज नहीं आएगा। जब फेस डिफरेंस जीरो होता है तो फिर इसका मतलब है कि सेंट्रल स्पॉट वहां पे डार्क की बजाय ब्राइट होगा। ठीक है। मतलब आप इसको अगर मतलब देखना चाहें तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि ये आपने देखा था ना कि ये इसमें रिफ्लेक्टेड लाइट का केस ये था कि पहले डार्क फिर ब्राइट फिर डार्क फिर ब्राइट, तो ये इस तरह से फॉर्म होते थे। लेकिन अगर आप न्यू ट्रांसमिटेड लाइट की बात करेंगे तो फिर सेंट्रल स्पॉट ब्राइट होता है, फिर डार्क आता है, फिर ब्राइट फिर डार्क। तो ये फर्क आता है दोनों। तो अदरवाइज दोनों के रिंग्स एक जैसे ही बनते हैं। ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर आ गई 9.7 में। तो ये डिफरेंस आ गया।
ओके जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है 9.9। ठीक है जी, अकॉर्डिंग टू दी स्मार्ट सिलेबस 9.9 में क्या कह रहा है जी? वो कहता है जी, हाउ वुड यू मैनेज टू गेट मोर ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा यूजिंग अ ग्रेटिंग? कि आप एक डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग को यूज करते हुए किस तरह से ज्यादा ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा जो है वो ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है जी, तो आपने डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग का फार्मूला पढ़ा हुआ है, इट इज डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। ठीक है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहां से एन जो है डी जो है वो तो मतलब ग्रेटिंग सेपरेशन को या ग्रेटिंग एलिमेंट भी उसे कहते थे। ठीक है, थीटा इज द एंगल, एन रिप्रेजेंट्स ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रम और लैम्डा इज द वेवलेंथ। तो यहां से अगर आप एन अलहदा करें तो इट बिकम्स डी साइन थीटा ओवर लैम्डा। ठीक है जी, अब अगर आप क्या चाह रहे हैं जी, मैक्सिमम वैल्यू चाह रहे हैं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए एन जो है आपने इसकी मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए। तो एक तो ये कि थीटा 90 होना चाहिए क्योंकि साइन 90 पे 1 होता है, तो ये वैल्यू तो आपकी 1 होगी। इसका मतलब एन बराबर आ गया डी ओवर लैम्डा के। अब यहां से हम दो चीजें कर सकते हैं, एक तो हम d को बढ़ा के n बढ़ा सकते हैं, दूसरा हम वेवलेंथ को कम करके n जो है उसको बढ़ा सकते हैं। आमतौर पर ग्रेटिंग एलिमेंट कांस्टेंट होता है, d जो होता है इसको चेंज नहीं किया जाता। तो जस्ट हम क्या करते हैं, वेवलेंथ को चेंज करते हुए, मतलब वेवलेंथ को रिड्यूस करते हुए, वेवलेंथ को कम करते हुए हम n की वैल्यू बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया जी कि बाय डिक्रीजिंग द वेवलेंथ वी कैन इंक्रीज ऑर्डर्स ऑफ स्पेक्ट्रा। ज्यादा स्पेक्ट्रास जो हैं वो हम ज्यादा ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रास जो हैं वो हम ऑब्टेन कर सकते हैं, वी यूज लेस वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को रिड्यूस करके हम इस चीज को ऑब्टेन कर सकते हैं यहाँ से। तो 9.9 का आंसर जो है जी वो ये आ जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जी, पहले 5 क्वेश्चंस थे और उसके बाद 7 और 9। तो ये आपके एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं चैप्टर नंबर 9 के। तो इनको आप देखें, अच्छे से तैयार करें इन क्वेश्चंस को। ठीक है, ये जैसे साथ मेंशन भी किया हुआ है कि डिफरेंट बोर्ड्स में ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो आप इनको जरा अच्छे से तैयार करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज।